तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में ही है, बाकी आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है मैंने। और जो इंग्लिश में हैं उसमें हिंदी नहीं लिखी, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। तो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्लांट पैथोलॉजी और फाइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज नोन एज। जो डिजीज की एक्चुअल वास्तव में जो मैकेनिक है, उसकी मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, किस तरह से रोग डेवलप होता है, विकसित होता है किसी होस्ट पे, तो उसको क्या बोलते हैं। इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी या इन्फेक्शन। तो उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इज अ प्रोसेस देन एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक प्रकार की पैथोजेनेसिस क्या है, एक प्रकार की मैकेनिज्म है, प्रोसेस है एक, जिसके थ्रू डिजीज रोग डेवलप होता है किसी भी होस्ट में। ठीक है, उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिजीज सिम्पटम्स गिव अ बर्नट अपीयरेंस इन। बर्नट अपीयरेंस, ठीक, मिल्ड्यूज में होता है ऐसा, मिल्ड्यू डिजीज होता है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। ये ज़्यादातर लौकी और कद्दू, खीरा, ककड़ी ये होते हैं ना, देखे होंगे आप लोग पौधे इनके, तो उनमें जो पाउडरी मांस उस पर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पाउडर जैसा वाइट कलर के उसके पत्तों पे इकट्ठा हो जाते हैं, वाइटिश कलर के और ब्राउन कलर के हो सकते हैं। ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक भी हो सकते हैं और येलो भी हो सकते हैं। तो ये मिल्ड्यूज के टाइप होते हैं, इसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू होता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पाउडर फॉर्म में ऊपर पत्तों के ऊपर दिखने लगता है, और डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, इंटरनल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है, उसमें गड्ढे जैसे हल्के हल्के बन जाते हैं, उस पर मतलब पॉस्ट्यूल्स डेवलप हो जाते हैं रिंग फॉर्म में। और डैम्पिंग ऑफ, ये भी एक डिजीज ही है। तो बर्नट अपीयरेंस पूछा है, देखो इसमें सिम्पटम पूछा जा रहा है, क्या लक्षण है बर्नट अपीयरेंस किस में होता है। तो जो ब्लाइट डिजीज होते हैं, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो या अर्ली ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट भी होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये ब्लाइट डिजीज जो होते हैं उसमें बर्नट अपीयरेंस होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ प्लांट डिजीज इन व्हिच द पैथोजन इज सीन एज अ कॉटनी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड। देखो पूछा गया, डाउनी जो मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू उसमें कॉटनी ग्रोथ होती है, कॉटनी ग्रोथ, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। और जब पाउडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, पैथोजन की, तो वो क्या होता है, पैथोजन मतलब रोग कारक है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। जब पाउडरी ग्रोथ होती है, ऊपर पाउडर जैसा सफ़ेद सफ़ेद इकट्ठा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जनरली, जो गाँव से बच्चे होंगे तो उनको तो पक्का देखा होगा उन्होंने। डिजीज विच अपीयर मोर और लेस कॉन्स्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर in moderate to severe form in a particular area are known as endemic, pandemic, epidemic या sporadic. Disease which appear more or less constantly year after year, मतलब साल के, मतलब वर्ष टू वर्ष, इस तरह से सालों के बाद, बहुत सालों बाद अगर आ रहा है। जैसे मलेरिया है, मलेरिया एक बार बहुत ज़्यादा अचानक से उठ गया। डेंगू भी अचानक से उठा, लेकिन वो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं है, धीरे धीरे कभी कभी अटैक कर देता है, उसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, मतलब बहुत हल्के से ले जाके बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था तक वो डिजीज़ कोज करने लगे। इन आ पार्टिकुलर एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन है, एक स्पेसिफिक भाग है, क्षेत्र है, उसके बीच में केवल वो डिजीज़ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडेमिक। क्या बोलते हैं, इंडेमिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द डिजीज विच स्प्रेड ऑन द entire plant to varying extents and are associated with nearly every stage of its life cycle is called localized, systemic, airborne या pandemic। तो इसको बोलते हैं systemic disease। early blight of potato is caused by, देखो आ गया early blight। जो early blight of potato होता है ये अल्टरनेरिया सोलेनी से कॉज होता है, किससे, अल्टरनेरिया सोलेनी से। ठीक है, सिंकाइटियम इंडोबायोटिकम, ठीक है, इंडोबायोटिकम, और सोलेनम वायरस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये सब फंजाई ही है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से आपको बताए थे, इससे पहले भी बता चुका हूँ कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है,
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, याद रखेंगे। ईयरली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। द इरिस पोटैटो फेमाइन अकर्ड इन नॉर्थ यूरोप ड्यूरिंग 1845 वाज कॉज्ड बाई। इरिस पोटैटो फेमाइन अकर्ड इन नॉर्थ यूरोप, ठीक है, ये नॉर्थ यूरोप का एक डिजीज़ है जो कि 1845 में बहुत ज़्यादा हावी था वहाँ पे। तो ये किससे होता है, कौन सा ऐसा रोग कारक है, पैथोजन है? अल्टरनेरिया सोलेनी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, या फिर सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, या फिर इरविनिया कैरोटोवोरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज किया जाता है? ये एल्ब्यूगो कैंडिडा से कॉज किया जाता है, जिसका दूसरा नाम सिस्टोपस कैंडिडस भी होता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रूसीफर की जगह पर मस्टर्ड भी पूछ सकता है, क्योंकि मस्टर्ड भी क्रूसीफर में आता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर की जगह पर व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड भी पूछ सकता है। जो सरसों में सफ़ेद धब्बा रोग होता है वो एल्ब्यूगो कैंडिडा या उसी का दूसरा नाम सिस्टोपस कैंडिडस के थ्रू होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करें पक्सीनिया, तो ये व्हीट रस्ट डिजीज कोज करता है। इसके दो होस्ट होते हैं, ये हेट्रोसियस स्पीसीज है जिसके दो होस्ट होते हैं। जो दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसको हेट्रोसियस बोलते हैं, फंजाई, ठीक है। ये व्हीट प्लांट पे डिजीज कोज करता है और लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ये बारबेरिस के प्लांट पे भी थोड़ी देर के लिए रहता है, कुछ समय के लिए। जो आस्ट्रेलेगो टेटिसाई होता है, आस्ट्रेलेगो भी जो है डिजीज़ कोज करता है। जो होता है हमारा बारेली, और व्हीट होता है गेहूं, उस पर डिजीज़ कोज करता है। तो ये स्मट डिजीज़ कोज करता है। पक्सीनिया व्हीट में रस्ट डिजीज़ कोज करेगा, और जो आस्ट्रेलेगो है ये स्मट रोग कोज करता है। बारेली है जैसे, और जौ है, ठीक है, इन सब में, गेहूँ में। और सिस्टोपस कैंडिडस जो होता है इसको एल्ब्यूगो कैंडिडा भी बोलते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर और मस्टर्ड कॉज करता है। द व्हिप डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय। व्हिप डिजीज पूछा है, कौन सा व्हिप डिजीज ऑफ शुगर कैन? आस्ट्रेलेगो सिटेमिनी, या फिर आस्ट्रेलेगो इवेनी, पक्सीनिया, स्ट्रीफॉर्मिस, अगेरिकस, कंपेस्ट्रिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो आस्ट्रेलेगो की स्पीसीज होती है सिटेमिनी, देखो मैंने कहा आस्ट्रेलेगो मेनली क्या काज करता है? स्मट डिजीज ऑफ व्हीट और बैरली, ठीक है। लेकिन जो ग्रेमिनी कुल में आते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ोगे आप, फैमिली जितनी भी होती हैं, मोनोकोट की, डाइकोट की, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जितने भी एंजियोस्पर्म में, मेनली एंजियोस्पर्म में जो होते हैं उसमें ग्रेमिनी पढ़ोगे। ग्रेमिनी में गेहूँ वगैरह आते हैं सब। तो ग्रेमिनी में जो लगभग सदस्य जितने भी होते हैं सब पर आस्ट्रेलेगो का एक्शन हो जाता है, डिजीज़ कॉज कर देता है। लेकिन आस्ट्रेलेगो टेटिसाई होता है वो, यहाँ आस्ट्रेलेगो सिटेमिनी है, बहुत सारी स्पीसीज हैं इनकी। तो सिटेमिनी जो होता है व्हिप डिजीज ऑफ शुगर कैन कॉज करता है। टिक्का डिजीज इन कॉज्ड बाय इज, टिक्का डिजीज किसमें? मूंगफली में, ग्राउंड नट, ठीक है, इसको याद रखना, ग्राउंड नट में कॉज करता है, ग्राउंड नट, ठीक है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, कोलेटोट्राइकम या पक्सीनिया। तो इसका राइट आंसर है सार्कोस्पोरा। ये जो कोलेटोट्राइकम होता है, कोलेटोट्राइकम की एक स्पीसीज होती है कोलेटोट्राइकम फैलकाटम, जो कि रेड रोट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, ठीक है, गन्ने का लाल सरम रोग। बोर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया, इससे पहले मैंने करवाया था, अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा। इसमें जो है कॉपर सल्फेट और एंड लाइम से मिलकर बना होता है बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज आ सिस्टेमिक फंजाई। सिस्टेमिक फंजाई कौन सा है? बेंजीमिडाजोल, बेंजीमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग अलग से लगेगी, इसमें स्ट्रक्चर आप देखोगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, और बेंजीन में लगी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीमिडाजोल। इमिडा कहाँ से आया? अमीन पढ़े होगे, एमीन कभी ना कभी 12 में पढ़े होगे आप लोग, तो वहीं से आया है। और थायरेन, मर्क्यूरिक क्लोराइड या फिर सल्फर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंजीमिडाजोल। अगला क्वेश्चन है,
इन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग, जो एक्टोकार्पस होता है, एक्टोकार्पस के जीवन चक्र में किस दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जूस्पोर फॉर्मेशन इन प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, पूछा है एक्टोकार्पस के जीवन चक्र में किस दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले ऑप्शन में लिखा है प्लूरिलोकुलर जो स्पोरेंजिया होती हैं इसमें जब जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है तब होता है अर्धसूत्री विभाजन, नहीं होता है। जूस्पोर फॉर्मेशन इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, मतलब यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जूस्पोर के फॉर्मेशन के दौरान होता नहीं होता है। ये जब युग्मक बनते हैं गेमेटेंजियम में तब होता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। तो इसका राइट आंसर सी होगा, गेमीट फॉर्मेशन इन द गेमेटेंजियम, ठीक है। लास्ट वाला था जर्मिनेशन ऑफ द जाइगोट, तो जब जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गेमेटो का, मेल और फीमेल गेमेट का, तो उसमें बनेगा जाइगोट, जिसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज का जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन में अर्धसूत्री विभाजन की क्या जरूरत है, उसमें तो म्यूटिक डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, जिससे कि वो ग्रोथ करेगा, जो जाइगोट बन जाएगा वो जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, तो उसमें ग्रोथ की जरूरत है। और मियोसिस कब होता है अर्धसूत्री विभाजन, ये प्लॉइडी को चेंज करने के लिए, हाफ करने के लिए। अगर कोई द्विगुणित है 2n की स्टेज में है, 2n की स्टेज में, तो मियोसिस के बाद में n की स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना अस्तित्व जो गुणसूत्रों वाला है उसको बनाए रखने के लिए मियोसिस और अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जाइगोट के जर्मिनेशन में तो ग्रोथ की ज़रूरत है ना, वो नया प्लांट बनाएगा आगे ग्रोथ करके, नया शैवाल बनाना है, तो ये नहीं है। तो गैमीट फॉर्मेशन जब होता है, युग्मक का जनन जब होता है, युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण तब होता है, हमेशा याद रखना। ऐसे ही मनुष्यों में भी होता है, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन पढ़ोगे आप, ठीक है, तो उसमें भी आपको पढ़ना रहेगा कि गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान जो गैमेटेंजियम में बनते हैं, इस तरह से मान लो गैमेटेंजियम है, इसमें गैमेटेंजियम की ये सेल हैं, ये जो सेल होती हैं, इन सेल्स में, गैमेटेंजियम की सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमीट में, ठीक है। यहाँ अगर 2n की स्टेज में होंगे तो ये n की स्टेज में आ जाएंगे, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द टू फ्लैजिला ऑफ एक्टोकार्पस आर, जो एक्टोकार्पस के दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, विपलेस टाइप होते हैं, टिंसल टाइप होते हैं, सब पूछेगा इसमें। सिंपल एंड एपिकल होते हैं या विपलेस एंड एपिकल होते हैं, तो इसमें टिंसल एंड लेटरल होते हैं। इस तरह से मान लो ये एक्टोकार्पस का स्पोर है, ठीक है। ये एक्टोकार्पस के स्पोर में 2 फ्लैजिला होते हैं, वो भी लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा फ्लैजिला होगा, इस तरह से, ठीक है। एक छोटा फ्लैजिला होगा, एक बड़ा फ्लैजिला होगा। ये टिंसल टाइप होते हैं, विपलेस टाइप नहीं होते हैं। मैंने, अगर आपको पता नहीं है कि टिंसल टाइप, विपलेस टाइप और एक्रोन्यूमेटिक, प्लूरोन्यूमेटिक, ये सब फ्लैजिला के टाइप हैं, इसको अगर नहीं जानते हो आप तो टाइप करिए फ्लैजिला सिस्टम इन एल्गी, BSc वर्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है किसका लक्षण है, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, सर्गासम या क्लेडोफोरा। तो ये ओनली एक्टोकार्पस में यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम बनती हैं। द यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज़ ओनली, जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, इसको यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम क्यों कहते हैं, क्या इसका कारण है। यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम कहलाती है क्योंकि इसमें सिर्फ होते हैं, क्या होते हैं, 1 जूस्पोर, हैप्लॉइड जूस्पोर, 1 चैम्बर या 1 म्यूटिक डिवीजन इन इट। इसमें एक ही डिवीजन पाया जाता है म्यूटिक, ऐसा नहीं है, इसमें एक ही जो स्पोर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बोला जाता है। यूनिलोकुलर क्यों, स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो, ठीक है। अगर जू स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहाँ होगा, जू स्पोरेंजियम में। कुल मिला के इतना याद रखो, ये कोई स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम, क्या है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह की। तो इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, स्पोर होंगे, क्या होंगे, स्पोर। तो जहाँ स्पोर बनते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब इसके अंदर अगर जू स्पोर बने हैं, स्पोर कैसे हैं, जू स्पोर, तो इस स्पोरेंजियम को बोलोगे जू स्पोरेंजियम। अगर इसमें अपलेनो स्पोर बनने हैं तो इसको बोलोगे अपलेनो स्पोरेंजियम, ठीक है। इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं नाम। तो ये एक सिस्टम होता है इसका, एक मेथड है, ट्रिक है, याद रखोगे तो इस तरह से
टर्म जो होते हैं इसके शब्द यहाँ पे दिक्कत रही होगी, समझ लेंगे आपको, ठीक है। तो ये जब स्पोर एंजाइम, किसी भी स्पोर एंजाइम में एक ही स्पोर बनेगा, वन जो स्पोर बनता है तो उसको यूनी मीन्स एक होता है, वन, डाई मीन्स दो होता है, ठीक। मोनो और यूनी का मतलब वही है, तो यूनिलोकुलर इसीलिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमाइलस स्टार्स आर फॉर्म्ड इन, अमाइलस तारे कहाँ पाए जाते हैं? ओजोगोनियम, कारा, सरगासम, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड अलगा which is found in पॉलीसाइफोनियल्स ऑर्डर में ये आता है। रेड अलगा है, रेड अलगा मैराइन है, ठीक है, मैराइन रेड अलगा जो कि समुद्र में मिलता है, लाल शैवाल है, बहुत गहरे पानी में समुद्र में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपेस्ट वाटर में कौन से एल्गी मिलती हैं, तो उसमें जो सबसे डीपेस्ट वाटर है उसमें भूरे शैवाल और मेनली रेड शैवाल जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी कभी नहीं मिलेंगे, सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले लाल शैवाल होते हैं। कारा एक क्या है? कारा जो है ये ग्रीन एल्गा है, इसमें नोक्यूल और ग्लोब्यूल इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, उसको भी याद रखना। ग्लोब्यूल होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नोक्यूल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो जो कारा होता है इसी में अमाइलस तारे, अमाइलस स्टार्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्लोब्यूल इन कारा कंसिस्ट ऑफ, ग्लोब्यूल पे पूछा है। ग्लोब्यूल क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कारा का। तो इसमें जो ग्लोब्यूल है ये किससे बना होता है मिलकर? मेनली 4 सील्ड सेल्स, 8 सील्ड सेल्स, 16 सील्ड सेल्स या 24 सील्ड सेल्स। तो इसमें 8 सील्ड सेल्स होती हैं। विच इज आ न्यूक्यूल, एक न्यूक्यूल होता है, क्या होता है? एन ओगोनियम ऑफ कारा, जाइगोट ऑफ ओडोगोनियम, एन एंथ्रीडियम ऑफ कारा, अ डाउटर कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की बात ही छोड़ दो क्योंकि न्यूक्यूल केवल कारा में मिलता है, यहाँ कारा की बात ही नहीं की गई, यहाँ कारा आ रहा है। तो एंथ्रीडियम का मतलब होता है, क्या होता है? मेल गेमीट को बोलते हैं एंथ्रीडियम। एल्गी के केस में एंथ्रीडियम का मतलब होता है मेल गेमीट और ओगोनियम क्या होता है? फीमेल गेमीट। तो न्यूक्यूल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें बनेंगे ओगोनियम। तो एन ओगोनियम ऑफ कारा, ठीक है, ये ओगोनियम है। और जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम मतलब जो मेल गेमीट का फॉर्मेशन होता है वो एंथ्रीडियम के अंदर होता है। इधर देखो, ये कारा का प्लांट बॉडी होता है, मान लो इस पे लगा हुआ है न्यूक्यूल और नीचे लगा हुआ गोल गोल ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल जो है, ग्लोब्यूल को और क्या बोलते हो? ग्लोब्यूल, या इसको बोल सकते हो वो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और ये जो न्यूक्यूल है, न्यूक्यूल, तो न्यूक्यूल को तुम और क्या बोल सकते हो? ओगोनियम, ओगोनियम, ठीक है। तो वही पूछा गया न्यूक्यूल वास्तव में क्या है? तो एक कारा का ओगोनियम होता है, ठीक है। और होता क्या है? ये जो ओगोनियम है इसमें क्या बनेगा? ओगोनिया। ओगोनियम में क्या बनेगा? ओगोनिया। ओगोनिया क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल गेमीट। ओगोनियम के अंदर बनता है ओगोनिया, क्या बनता है? ओगोनिया। और एंथ्रीडियम के अंदर बनता है एंथरीडिया, क्या बनता है? एंथरीडिया, एंथ्रीडिया बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल गेमीट बनता है एंथ्रीडिया, और नोक्यूल या ओगोनियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर बनते हैं ओगोनिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, हो क्या सकता है आ ही गया होगा क्योंकि इतने अच्छे से मैंने समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कैप सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैप कोशिका लक्षण है, किसका लक्षण है? ओडोगोनियम, कारा या सरगैसम का या फिर वाउचीरिया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ड्वार्फ मेल ऑफ ओडोगोनियम और कैप सेल, ये दो ओडोगोनियम से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में ओडोगोनियम को पढ़ना भी है। जितनी स्पीसीज पढ़ना है तुमको उनसे सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बार बार इसमें रख रहा हूँ। तो जो कैप सेल होती हैं ये किसका लक्षण होती है? ओडोगोनियम में कैप सेल प्रेजेंट होती हैं। गाइनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट्स ऑफ ओडोगोनियम बियर्स कहाँ पे होता है? गाइनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट का मतलब होता है ओडोगोनियम का ऐसा फिलामेंट, इसमें क्या होता है? ओडोगोनियम, मान लो ये ओडोगोनियम है, ठीक है, और इसमें भी ऐसे ओडोगोनियम है, बहुत सारे ओडोगोनियम फिलामेंट। तो एक ऐसा फिलामेंट होगा जिसपे मेल, और मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक इसी पे आगे इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो एक ही फिलामेंट पर जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों प्रेजेंट होंगे ऑर्गन्स फिलामेंट पे, तो उसको बोलते हैं गाइनेंडोमॉर्फ। ये कहाँ डेवलप होता है? बोथ ओगोनिया एंड एंथ्रीडिया, बोथ ओगोनिया एंड एंथ्रीडियोस्पोरेजिया,
बोथ ओगोनिया एंड नेनेंड्रिया, नेंड्रिया मतलब नेनेंड्रिया को बोलते हैं डॉर्फ मेल, या इसको लिख सकते हो डॉर्फ मेल, ठीक है, नेनेंड्रिया भी बोला जाता है, या फिर एंथेरिडिया ओनली। तो इसका राइट आंसर बी होगा बोथ ओगोनिया एंड एंथेरिडियो स्पोरेंजिया। अगला क्वेश्चन है इन ओडोगोनियम द नेनेंड्रियम या डॉर्फ मेल डेवलप्स फ्रॉम। ओडोगोनियम में बौना नर, डॉर्फ मेल या नेनेंड्रियम का मतलब होता है बौना नर, इसमें बहुत छोटा होता है ना नर, विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? जोस्पोर या एंड्रोस्पोर्स में, या फिर अप्लेनोस्पोर में, या फिर आउटजोस्पोर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर जो होता है उसमें डॉर्फ मेल डेवलप होता है एंड्रोस्पोर में। अगला क्वेश्चन है न्यूरोमोटर अपैरेटस इज फाउंड इन। न्यूरोमोटर उपकरण कहाँ पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, बाउचेरिया, सरगेसम या नोस्टोक। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर न्यूरोमोटर अपैरेटस या न्यूरोमोटर उपकरण बोलते हैं हिंदी में, ये पाया जाता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स में लैंगिक जनन पाया जाता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस या फिर फिजियोलॉजिकल सोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज ओगेमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लोरेला सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर टू द डिविजन्स, ग्रोथ फेज, ईयरली रिपनिंग फेज या फिर पोस्ट रिपनिंग फेज या डिवीजन फेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईयरली रिपनिंग फेज। इन सरगेसम में फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गेमीट टेक्स प्लेस व्हेन द एग इज। सरगासम में मादा युग्मक का निषेचन पाया जाता है जहां अंड इन द ओगोनियम में होता है, या इन वाटर इनसाइड द कंसेप्टिकल स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट, या फिर आउटसाइड द कंसेप्टिकल स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कंसेप्टिकल्स इन सरगासम आर। सरगासम में जो कंसेप्टिकल होता है वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें यूनिसेक्सुअल कंसेप्टिकल पाए जाते हैं सरगासम के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्रोक्लोरोन, ठीक है, प्रोक्लोरोन इज आ मेंबर ऑफ। प्रोक्लोरोन सदस्य हैं, किसका सदस्य है? साइडोफाइसी का, क्लोरोफाइसी या फिर फियोफाइसी या बेसिलिडियोफाइसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, साइनोफाइसी। क्या होगा? साइनोफाइसी। अगला क्वेश्चन है प्रोक्लोरोन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोक्लोरोन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? यप इरिच या फिर जी एफ पेपिनफुस, GW प्रेस्कॉट, RA लेविन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, RA लेविन ने प्रोक्लोरोन को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू वेरलाग द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स शो क्लोजर एफिनिटी विद। साइंटिस्ट थे वेरलैग ने बताया था, इनके अनुसार जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है यूकैरियोट्स का, जैसे प्लांट हैं बड़े बड़े, उनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो किससे डेवलप हुआ है, किससे अफिनिटी रखता है, किससे मतलब नज़दीकी रखता है। तो प्रोक्लोरोन या फिर प्रोक्रोकोकस या प्रोक्लोरोटिक्स। तो प्रोक्लोरोटिक्स हो या फिर प्रोक्लोरोन हो या फिर प्रोकोकस हो, इन तीनों से एफिनिटी रखता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हाइफी आर ऑलवेज इंटरसेलुलर इन फाइथियम। जो फाइथियम स्पीसीज होती है, फंगस की कवक है, इसकी जो हाइफा होता है ये ऑलवेज हमेशा इंटरसेलुलर होता है, या हाइफी आर इंटरसेलुलर इन एल्ब्यूगो, इंट्रासेलुलर बोथ द अबव, दोनों सही हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये गलत स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सत्य स्टेटमेंट ढूंढना था। द फिनोमिना ऑफ पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो इससे पहले वाले में क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वो था डिस्कवर्ड इन, मतलब किस में खोजा गया था पैरासेक्सुअलिटी को, और ये क्वेश्चन है किसके द्वारा खोजा गया था? पेंटिक्रोवो एंड रेपर ब्लैक्सली
एलेक्सोपोलस एंड मिम्स डी बेरी, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पेंटिकोर्वो एंड रेपर। हार्मोन ट्राइस्पोरिक एसिड इज फाउंड इन, ट्राइस्पोरिक एसिड हार्मोन कहाँ पाया जाता है? म्यूकर में या अकाइला में या फिर एलोमाइसीज में या नन ऑफ दिस। तो म्यूकर स्पीसीज जो होती है, म्यूकर जेनरा है एक फंजाई का, इसमें जो है ट्राइस्पोरिक एसिड हार्मोन्स पाए जाते हैं, सिक्रिएट करता है। मशरूम दैट ग्रो ऑन ओनली पार्टली कंपोज्ड प्लांट रेसिड्यूज, वोवेरिएला, अगेरिकस, लेंटिनस या मार्केला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोवेरिएला। Which of the following mushroom is cultivated and utilized as food since time immemorial? Agaricus, Bisporus, Pleurotus species या वोल्वोरिएला स्पीसीज या फिर आल्दाइगो। तो इसमें से तीनों स्पीसीज ऐसी हैं जो फूड के रूप में यूज की जाती हैं और कल्टीवेट की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, A.F. ब्लेक्सली या फिर एली मिस्टिकॉफ या फेलिक्स डुजेरेडिन। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था, प्रथम प्रतिजैविक था। ठीक है, सन 1929 में डिस्कवर किया था प्रथम प्रतिजैविक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका काफ़ी यूज किया गया था। जो सैनिक बहुत करोड़ों की संख्या में घायल हुए थे, लाखों की संख्या में, उनका घाव ठीक करने में, इन्फेक्शन को जो उनमें हो जाता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस घाव में, तो उससे बचाया गया था। ठीक है। ग्रीन मोल्ड इज द कॉमन नेम ऑफ, ग्रीन मोल्ड सामान्य नाम है किसका? न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, पेनिसिलियम या सेकेरोमाइसिस। ग्रीन मोल्ड किसका होता है, ये आप लोग सामान्य नाम बताएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और आप लोग, कई सारे लोग जवाब भी देते हैं, जब जवाब देते हो तो मज़ा आता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चे थोड़ा सेंसिटिव हैं और पढ़ रहे हैं असल में। अभी आपको लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं मैसेज देने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन, एयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, एयरली ब्लाइट पूछा है। अल्टरनेरिया सोलेनी, फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन, तो ये तो रिपीट हो गया, इससे पहले ही बताते हैं अल्टरनेरिया सोलेनी से ही कॉज किया जाता है एयरली ब्लाइट डिजीज। तो ये 40 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि, तो हमारा और आपका प्यारा सा मोस्ट सा इम्पोर्टेंट, बहुत ही आपके लिए भी और मेरे लिए भी चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे थे, उसको अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बतानी थी कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, कोई कहता है सर बॉटनी नहीं समझ में आ रही, कोई कहता है जूलॉजी नहीं समझ में आ रही। तो भाई इतने दिन कर क्या रहे थे, कहाँ थे, गुम थे। अब जब एग्ज़ाम आ गए हैं तो इतने दिन में क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोई स्ट्रेटजी आपके लिए रात भर में सोच के, ठीक है, कि किस तरह से ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, उनको लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे है, उनको लगता है कि ये सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं काम हो पाएगा इतने दिनों में, तो उनके लिए कोई ना कोई सलूशन निकालूंगा और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सलूशन ना हो। ठीक, तो कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर मिलेगा और आप लोग निश्चिंत रहिए, डोंट वरी, आराम से पढ़ाई करते रहिए, जितना समय बचा है उसमें ही अच्छे से पढ़ाई करिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।